हेलो नीट एंजर्स। आज के वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत के क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी सही आंसर लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की संरचना क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। साइटोस्टॉम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मैक्रोन्यूक्लियस या पेलिकल। तो इन चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद में इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और फिर इसको डिटेल में समझते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साइटोस्टोम। देखिए, पैरामीशियम में जो भोजन की गति होती है, भोजन की गति करवाते हैं सीलिया, जो कि पैरामीशियम की सतह पर होते हैं। तो भोजन वहां से गति करता हुआ एक ओरल ग्रुप पे जाकर रुकता है। उस ओरल ग्रुप से भोजन जाता है साइटोस्टोम में। ठीक है, तो साइटोस्टोम कहाँ है? उस ओरल ग्रुप के अंदर वाले क्षेत्र को साइटोस्टोम कहा जाता है, जो कि एक तरह से आसान भाषा में कहें तो ये किसका, पैरामीशियम का मुख होता है। ठीक है, यहाँ से भोजन अंदर ग्रहण करता है। इसके बाद में साइटोस्टोम के बाद में ये साइटोफेरिंक्स में खुलता है और वहाँ से एक वैक्यूल बनने के बाद में अंदर डाइजेशन के लिए चला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? पहला। अगले ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है शरीर के अंदर पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखना। क्योंकि अगर पैरामीशियम पानी में रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सेल के अंदर लगातार पानी इंटर करता रहता है, तो उस पानी को लगातार बाहर निकालने का काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मैक्रोन्यूक्लियस कौन है? तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस मिलते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस मिलता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूक्लियस क्या है? पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की संरचना नहीं है, केवल ये पूरे शरीर पर कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ग्रोथ का काम करता है। और पेलिकल क्या है? पेलिकल पैरामीशियम की एक भारी लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, जिसकी वजह से पैरामीशियम कैसा होता है? लचीला। क्योंकि उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल पेलिकल होती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन का आवरण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है साइटोस्टोम। डाइनोफ्लेजिलेट की रेड टाइड फिनोमेनन समुद्र में अत्यधिक वृद्धि के कारण होती है। तो सही निष्कर्ष क्या है? तो ये स्टेटमेंट दे रखा है और इसके आधार पर आपको चार ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है। सही वाले निष्कर्ष को चुनना है कि क्या है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घुमाए हुए क्वेश्चन आपको बता सकते हैं कि किस तरह से नीट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट उठा के दे देंगे और वो पूछेंगे कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से गलत है। तो आप इसका आंसर पढ़ने के बाद आराम से बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, रेड टाइड के कारण समुद्री जीवों में विष पैदा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, डायनोफिलेट में रेड टाइड आता है गोनियोलैक्स के कारण। गोनियोलैक्स क्या है? एक प्रकार का डायनोफ्लेजिलेट है। इसमें कुछ वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो लाल कलर प्रदान करते हैं। ठीक है, जब गोनियोलैक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो समुद्र का रंग कैसा दिखता है? लाल कलर का। और उसकी जो वेव होती हैं वो कैसी होती है? लाल। इसलिए इसको बोलते हैं रेड टाइड। ठीक है, लाल ज्वार। लेकिन गोनियल एक्स के अंदर कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो न्यूरोटॉक्सिन्स निकालती हैं, एक तरह का ऐसा विष जो तंत्रिकाओं में जाकर शरीर के लिए घातक होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो समुद्री मछलियां हैं वो इसके कारण मारी जाती हैं। और अगर उन्हीं विषैली मछलियों को कोई खा ले, मनुष्य खा ले, तो उसके अंदर भी पैरालिटिक इन्फेक्शन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पहला। बाकी केवल डाइटम रेड टाइड बनाते हैं, तो रेड टाइड नहीं बनाते डाइटम। रेड टाइड में कोई असर नहीं होता, रेड टाइड केवल फ्रेश वाटर में होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, कि रेड टाइड के कारण समुद्री जीवों में विष पैदा हो सकता है। और किसके कारण होता है ये? कोनियल एक्स, जो कि कौन है? एक प्रकार का डाइनोफ्लेजिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में लैंगिक जनन किस प्रक्रिया से होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, डायग्राम सहित है, तो आप इसे आराम से डायग्राम देखिए और इसका सही आंसर बताइए कि पैरामीशियम में लैंगिक जनन किस प्रक्रिया से होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पहला, कंजुगेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है संयोगमन। देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो पैरामीशियम पास पास आते हैं। पास पास आने के बाद में इनमें दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं उनमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन करके ये प्रत्येक कोशिका में दोनों पैरामीशियम में
4 क्या बनते हैं, न्यूक्लियस बनता है। उनमें से 3 न्यूक्लियस नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 न्यूक्लियस बनता है, ठीक है? उसके बाद में उन एक-एक न्यूक्लियस में क्या होगा, उनमें होगा समसूत्री विभाजन, जिससे 2 न्यूक्लियस बनता है, ठीक है? उनमें से जो मोटाइल होते हैं, जो मोटाइल न्यूक्लियस होते हैं, वो एक-दूसरे पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है? किस विधि द्वारा? कंजुगेशन द्वारा, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, उनके जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होते हैं और फिर उसके बाद में जैसे ही कंजुगेशन की प्रक्रिया समाप्त होगी, वो दोनों पैरामीशियम अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो ये प्रक्रिया होती है पैरामीशियम में लैंगिक जनन में। बाकी का ऑप्शन देखते हैं गलत क्यों है। तो बाइनरी फिजन कैसा है? बाइनरी फिजन एक प्रकार का लैंगिक जनन है, जो पैरामीशियम में कैसे होता है, ट्रांसवर्स में होता है, ठीक है? अनुक्रस्ट विभाजन करते हैं और उसमें होता है। बडिंग बडिंग क्या है? बडिंग मुकुलन होती है, इसमें एक बड बनती है जो अलग होने के बाद में नए जीव के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये प्रक्रिया पैरामीशियम में नहीं मिलती। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक तंतुवत होते हैं जो टूटने के बाद में नए जीव का निर्माण करते हैं। तो पैरामीशियम में इस तरह की कोई क्रिया नहीं होती। फ्रेगमेंटेशन वगैरह तो स्पाइरो वगैरह जैसे जो शैवाल हैं उनमें देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पहला। डाइटम के मृत अवशेष कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं और बहुत सरल क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कीस-लगर। डाइटम के मृत अवशेष का मतलब है जब डाइटम के जो चारों तरफ कोशिका भित्ति है उसमें सिलिका पाई जाती है। जब डाइटम नष्ट हो जाते हैं तो वो समुद्र की तली पे नीचे जाकर बैठ जाते हैं और ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। क्योंकि जो जीवित भाग होता है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो मृत अवशेष है जैसे कोशिका भित्ति, उसमें जो सिलिका मिलती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कठोरता होती है उसमें। तो वो क्या ढेर के रूप में नीचे तली में जाके बैठ जाते हैं। तो उस डायटमों की जो कोशिका भित्ति का ढेर होता है, उस ढेर को क्या बोलते हैं? कीस-लगर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हैं? जो सिनोबियम है पहला, तो सिनोबियम कौन होता है? तो जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स हड्डियों के बीच में जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको सिनोबियम बोलते हैं, ठीक है? स्पोरेंजिया क्या है? तो जो जो जगह है जहाँ पर स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है? बीजाणुधानी है, उसमें स्पोर का निर्माण हो रहा है, उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, तो इससे इसका कोई लेना-देना नहीं है। स्पोरोकार्प क्या है? स्पोरोकार्प भी यहाँ पे स्पोर का निर्माण होता है, जैसे कुछ टेरिडोफाइट में होता है, जैसे मार्सिलिया वगैरह, तो उनमें स्पोरोकार्प होते हैं, जहाँ पर स्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये 3 ऑप्शन इसलिए गलत हैं। तो डाइटम के मृत अवशेष क्या कहलाते हैं? कीस-लगर, ठीक है? और ये भी याद रखना कि डाइटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें क्या मिलता है? सिलिका। और डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेस्ट्यूल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम किसका संचित भोजन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर बताना कि पैरामाइलम किसका संचित भोजन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है यूग्लेनॉइड। तो जो पैरामाइलम है वो संचित भोजन के रूप में कहाँ इकट्ठा होता है? यूग्लेनॉइड में। और यूग्लेनॉइड का उदाहरण कौन है? यूग्लिना, ठीक है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो इसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हैं? क्योंकि डाइनोफ्लेजिलेट में जो संचित भोजन होता है वो होता है स्टार्च और ऑयल। डाइटम्स के अंदर क्राइसोलेमिनियन और ऑयल ये संचित भोजन के रूप में होता है और स्लाइम मोल्ड में ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में होता है, ठीक है? तो पैरामाइलम किसका है उदाहरण? जो संचित भोजन है वो उदाहरण किसका है? यूग्लिनॉइड, ठीक है? आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे और ये प्रोटिस्टा जगत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो नीट 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी, जिस पर आपको क्लास 11th और 12th के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे हर चैप्टर के, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है? इस सीरीज में आपको खाली क्वेश्चन ही नहीं कराए जा रहे हैं, आंसर के साथ साथ जो बाकी ऑप्शन है उनको भी डिटेल में समझाया जा रहा है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो वो आपका नहीं छूटे, ठीक है? तो अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और अगर आपने ढंग से अच्छे से पढ़ाई की है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा पा रहे होंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।